बायोटेक के बच्चों हम एग्रीकल्चर फील्ड में एप्लीकेशन समझ रहे थे। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाए गए थे, बीटी प्लांट्स कैसे बनाए गए थे, ये हमने समझा था। इसी में अगली कैटेगरी आती है निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में हमारे पास दो कैटेगरी थी, इंसेक्ट और निमेटोड। इंसेक्ट वाला हम समझ चुके हैं, निमेटोड का कैसे समझेंगे। निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट को समझाने से पहले एक छोटी सी टर्म आपको क्लियर कर देते हैं। यह टर्म आती है ट्रांसपोसोन्स, जंपिंग जीन या ट्रांसपोसेबल एलिमेंट। क्या होता है जंपिंग जीन? नाम से समझ में आता है ऐसी जीन जो अपनी पोजीशन जंप करती रहती है, उसे बच्चों जंपिंग जीन के नाम से जाना जाता है। इस जीन की अगर डिस्कवरी की बात करें तो इसको डिस्कवर करने वाली साइंटिस्ट थी बारबेरा मैकक्लिंटोक। इन्हें लेडी मेंडल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बच्चों इसको डिस्कवर किया था। जंपिंग जीन होती क्या है? ऐसी जीन या ऐसा डीएनए का सेगमेंट विच ट्रांसफर या मूव फ्रॉम वन लोकस ऑफ क्रोमोसोम टू अनदर लोकस। क्रोमोसोम के एक लोकस से अपनी लोकस चेंज कर दे। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है और यहां पर कोई जीन लगी है, तो उसने अपनी पोजीशन को ऐसे जंप कर दिया जाए, अपनी पोजीशन ऐसे जंप कर दे, तो उसी को कहा जाता है जंपिंग जीन। जैसे आप ऐसे समझिएगा, ये क्रोमोसोम या डीएनए, इस पर ये कोई जीन लगी है। अब इस जीन ने यहां से अपनी पोजीशन को ऐसे जंप कर दिया, मतलब यहां से यहां चली गई, तो ऐसे जंप कर लेना, इसी को जंपिंग जीन कहा जाता है। नाम से समझ में आ रहा है, जंपिंग जीन मतलब अपनी पोजीशन जंप करे। इसी का दूसरा नाम होता है ट्रांसपोसोन्स, अपनी पोजीशन को ट्रांसफर कर दे, चेंज कर दे, या इसे हम ट्रांसपोसेबल एलिमेंट भी कहते हैं। डिस्कवरी का क्रेडिट किसको गया है? बारबेरा मैकक्लिंटोक। तो बारबेरा मैकक्लिंटोक को इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट दिया गया था। अगर मैं आगे पूछूं ट्रांसपोसोन, समझ जाओगे, अपनी पोजीशन को ट्रांसफर करे तो उसको हम ट्रांसपोसोन्स कह देते हैं। क्लियर? हम बच्चों एप्लीकेशन में नेक्स्ट एप्लीकेशन ले रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। निमेटोड बच्चों ये प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज कॉज कर सकते हैं। निमेटोड ये एक पैरासाइट है, कॉज डिजीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन के अंदर भी ये डिजीज कर सकते हैं। तो प्लांट एनिमल में डिजीज करते हैं, एनिमल में, ह्यूमन के अंदर भी ये डिजीज कर देते हैं। निमेटोड का एक एग्जांपल है मिल्वाडेगाइन इनकोग्निशिया। इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। ये टोबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है और वहां पर, अच्छा, जब ये रूट को इन्फेक्ट करता है तो इसकी वजह से प्रोडक्शन वहां पर डाउन हो जाता है। क्लियर? ये बच्चों यहां पर इस तरह का मिल्वाडेगाइन इनकोग्निशिया, ये एक निमेटोड होता है। ये निमेटोड क्या करता है? रूट को इन्फेक्ट करता है, रूट में इन्फेक्शन करेगा। अच्छा, रूट खराब हो जाएगी तो प्लांट प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा, और प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो अल्टीमेटली यील्ड जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें इन निमेटोड को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। निमेटोड की वजह से प्लांट में नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं निमेटोड को हटाना पड़ता है। बात आती है निमेटोड को कैसे हटाया जाए। तो निमेटोड को हटाने के लिए क्या किया गया? एक स्पेशल टेक्निक डेवलप की गई जिसका नाम था आरएनए इंटरफेरेंस। शॉर्ट में इसको हम आरएनएआई के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। अच्छा, ये एक एडवांस टेक्निक है, इसलिए यहां पर लिखा जाता है नोवल स्ट्रेटजी, मतलब ये एक आधुनिक नई टेक्निक होती है। आरएनए इंटरफेरेंस नाम से बहुत कुछ समझ में आ रहा है बच्चों। आरएनए इंटरफेरेंस मतलब आरएनए के साथ कुछ इंटरफेयर करेंगे। जैसे बच्चों ये जीन है, अब इस जीन से बनता है आरएनए, और ये आरएनए आगे जाके हम सभी जानते हैं प्रोटीन बनाता है। अब मान लीजिए इस आरएनए के साथ कुछ इंटरफेयर कर दिया जाए। किसके साथ? आरएनए के साथ इंटरफेयर किया जाए तो उसी को हम आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। किसके साथ इंटरफेयर करेंगे? आरएनए के साथ। अच्छा, आरएनए के साथ जब इंटरफेयर कर देंगे, इसको इंटरफेयर करेंगे, तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये जो जीन है इसका एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा, मतलब ये जीन को साइलेंट कर दिया जाएगा। आरएनए के साथ इंटरफेयर करेंगे, प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो जीन का एक्सप्रेशन बंद हो गया, मतलब जीन साइलेंट हो जाएगी। यानी ये एक तरह का जीन को साइलेंट करने का तरीका है, जीन साइलेंसिंग की मैकेनिज्म है। तो आरएनए इंटरफेरेंस इज अ प्रोसेस ऑफ जीन साइलेंसिंग। अच्छा, जीन साइलेंसिंग का मीनिंग बताओ मुझे। नाम से समझ में आ रहा है, जीन साइलेंसिंग मतलब जीन को काम करने से रोकना है, जीन को साइलेंट करना है। और जीन को साइलेंट करने के वैसे तरीके बहुत है, तो कई तरीके होते हैं, लेकिन हम यहां पर कौन सा तरीका लगाएंगे? आरएनए के साथ गड़बड़ करेंगे, और आरएनए के साथ गड़बड़ करेंगे, इसलिए टेक्निक का नाम दिया गया आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए को इंटरफेयर करें जिससे जीन क्या हो जाएगी? साइलेंट हो जाएगी, काम नहीं करेगी। अच्छा, ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस चलता है। ये बच्चों एक सेल्यूलर डिफेंस का तरीका होता है।
सेल्युलर डिफेंस का मतलब सेल को किसी अदर ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए तरीका डेवलप किया जाता है। तो अदर ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए, जैसे सेल के अंदर वायरस आ गया, तो उनसे बचने के लिए ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक काम में ली जाती है। और ये सारे के सारे यूकैरियोट का तरीका है, प्रोकैरियोट नहीं। आरएनए इंटरफेरेंस सारे यूकैरियोट के अंदर सेल्युलर डिफेंस का तरीका है। जैसे सेल के अंदर वायरस आ जाए तो उनसे डिफेंस करने के लिए यह टेक्निक काम में ली जाती है। जो बातें अभी मैंने आपको समझाई, ये पहले नोट कर लीजिएगा, आप नोट कर लो। क्या क्या बताया, समझ में आया सबको अच्छे से? निमेटोड का बेस्ट एग्जांपल मिलवाडेगाइन इनकॉग्निशिया। ये प्लांट में प्लांट की रूट को अफेक्ट करता है, जिससे प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। अब इन निमेटोड्स को हटाना होता है, इस निमेटोड को मारना होता है, तो इसके लिए आरएनए के साथ इंटरफेयर करते आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक काम में लेते हैं। क्लियर? आरएनए इंटरफेरेंस से जीन साइलेंट हो जाती है, तो जीन साइलेंसिंग का तरीका है। और सारे यूकैरियोट्स के अंदर ये बच्चों डिफेंस का एक नेचुरल तरीका भी आप कह सकते हैं। क्लियर? जो बात यहां भी समझे, नोट कर लिया इतना? ये तो लिखने की जरूरत नहीं, आप तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये आरएनए इंटरफेरेंस कैसे होती होगी, इसके बारे में आपको समझाते हैं। ये बच्चों प्लांट है, इस प्लांट की ये मान लेते हैं रूट वगैरह है, टोबैको प्लांट है, इसकी रूट है। इसकी रूट की एक सेल को मैंने यहां इनलार्ज करके यहां बना दिया, मतलब रूट की जो सेल थी उसको इनलार्ज करके मैंने यहां पे इसको ड्रॉ कर दिया। क्लियर? ये इस तरह से यहां बना रखिए। अब बच्चों यहां पर होता क्या है, इनके ऊपर ऐसे निमेटोड आते हैं। ये निमेटोड क्या करते हैं, इन सेल के अंदर जाते हैं और सेल के ये निमेटोड सेल के अंदर से इसका साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म का यूज करेगा निमेटोड अपनी ग्रोथ के लिए, इसका साइटोप्लाज्म यूज करता है। और जब सेल का साइटोप्लाज्म निमेटोड यूज करने लगेंगे तो सेल प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगी, और जब सेल की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, यहां पे रूट्स में प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, तो अल्टीमेटली प्लांट का जो प्रोडक्शन है डाउन हो जाएगा। एक बार फिर समझो, ये प्लांट है, प्लांट की ये रूट की सेल, निमेटोड अटैक करते हैं और निमेटोड यहां पर क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इससे बच्चों यहां पर प्लांट की ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। अब मुझे बताओ, निमेटोड के आने की वजह से प्लांट को फायदा होता है या नुकसान? ये निमेटोड प्लांट को फायदा कर रहे हैं या नुकसान? नुकसान कर रहे हैं। तो इन निमेटोड्स को यहां पर कैसे भी करके हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निमेटोड्स को हटाना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा, क्योंकि निमेटोड खत्म हो जाएंगे तब तो यहां पर नुकसान नहीं होगा, प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। टारगेट क्या है? निमेटोड को हटाया जाए। अब बात आती है निमेटोड्स को कैसे हटाए। निमेटोड्स को हटाने के लिए क्या किया गया, ये जो निमेटोड है, समझाने के लिए मैंने इस निमेटोड को यहां बना दिया, इस तरह से यहां बना दिया, इसकी सेल यहां बना दी। अच्छा, निमेटोड के अंदर यहां पर ये उसकी कोई जीन है, ये निमेटोड की जीन है। इस जीन से बच्चों बनता है आरएनए, और ये आरएनए यहां बनाता है प्रोटीन। ये सब इस निमेटोड के पार्ट है, ये निमेटोड की ही सेल मान लीजिए आप। तो निमेटोड की सेल है, उसमें यहां जीन से आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन इस निमेटोड की ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है। ये जो प्रोटीन बना है, ये निमेटोड की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। अच्छा, अगर ये प्रोटीन बनने से रोक दे तो क्या होगा? हां, अगर इस प्रोटीन को बनने से रोक दे तो इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी से इस निमेटोड की डेथ हो जाएगी। मतलब हमें बच्चों उस जीन को, ये जो जीन है, इस जीन को हम एज ए टारगेट जीन ले सकते हैं। हमने टारगेट जीन उस जीन को लिया है जो निमेटोड के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल है, जिसके बिना निमेटोड सर्वाइव ना कर पाए। अगर इस जीन से प्रोटीन बनना बंद कर दे तो इस प्रोटीन की कमी से निमेटोड मर जाएगा। अच्छा, जिस जीन को हमने यहां पर एज ए टारगेट की फॉर्म में लिया है, एक तरह से यह कह सकते हैं हम टारगेट जीन। ये एक टारगेट जीन है। टारगेट जीन कैसे डिसाइड की? जो निमेटोड के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल होती है वो टारगेट जीन बना लेते हैं, जिसका प्रोटीन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहां पे बच्चों ये हमने टारगेट जीन ले ली। क्लियर? अब बच्चों किया क्या जाता है, ये जो टारगेट जीन थी, इस टारगेट जीन की हम दो कॉपी बनाते हैं। टारगेट जीन की यहां पर आर्टिफिशियली कॉपी बनाते हैं, और ये है निमेटोड की जीन। निमेटोड की जो टारगेट जीन थी उसकी हमने यहां पर एक आर्टिफिशियल जीन बनाई। क्या हम जीन आर्टिफिशियली बना सकते हैं? यस, बिल्कुल बना सकते हैं। तो जो जीन थी ना, एज सच जीन यहां बना दी, सेम जीन बना दी, लेकिन ये आर्टिफिशियली बनाई गई। अच्छा, यहां पर एक नहीं दो जीन बनाएंगे। अब बच्चों जो दूसरी जीन बनाएंगे, अच्छा ये तो एक जीन थी जिसमें मान ली ये सेंस है, ये एंटी सेंस है। तो जब हम इसकी दूसरी जीन बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, इन प्रमोटर टर्मिनेटर को आपस में चेंज कर देंगे। मतलब यहां लगा देंगे टर्मिनेटर, यहां लगा देंगे प्रमोटर। ऐसा करने से क्या होता है मैं नहीं समझाऊंगा,
हां, आप लोग सभी जानते हैं कि अगर प्रमोटर टर्मिनेटर को चेंज कर देंगे तो जो सेंस है वो एंटी सेंस में चेंज हो जाएगा और एंटी सेंस वाला सेंस में चेंज हो जाएगा। और यही तो होता है, प्रमोटर टर्मिनेटर को स्विच कर दें तो सेंस वाला एंटी सेंस बन जाता है। तो हमने यहां पर निमेटोड की 2 जीन बनाई, आर्टिफिशियली बनाई है, लेकिन दूसरी जीन में क्या किया, चेंज कर दिया प्रमोटर टर्मिनेटर को। क्लियर? मुझे पहले यह बताओ, यह जीन है किसकी, प्लांट की या निमेटोड की? यह जीन निमेटोड की है, यह ध्यान रखना बच्चों। आर्टिफिशियली टारगेट जीन ऑफ निमेटोड, टारगेट जीन मतलब जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब बच्चों इन जीन को उठा के इन प्लांट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। जीन ट्रांसफर इन प्लांट मतलब ये ऐसे प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ये प्लांट की हर सेल के अंदर चली जाएगी। समझाने के लिए यहां पर भी इन सेल्स के अंदर भी आ चुकी है, ये प्लांट के अंदर हर सेल के अंदर पहुंच चुकी होती है। हमने समझाने के लिए डायरेक्ट इसी सेल में यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब बताना, यहां पर एंटीसेंस अगर ब्लू वाला है तो इस ब्लू वाले से यहां आरएनए बनेगा। अब बताओ इसमें आरएनए ब्लू से बनेगा या ग्रीन से? हां, यहां चेंज कर दिया तो यहां ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला, ये बच्चों यहां पर आरएनए बनाएगा, मतलब इस ग्रीन वाले से आरएनए बनेगा। अब मैं नहीं सिखाऊंगा, ये दोनों आरएनए सिमिलर या कॉम्प्लीमेंट्री, सोच समझ के आंसर देना सभी। सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्री, यस, दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये दोनों आरएनए ही आपस में जुड़ जाएंगे, और दोनों आरएनए जुड़ गए तो ऐसे आरएनए को कहा जाएगा डबल स्ट्रैंड आरएनए। आरएनए को क्या कहेंगे बच्चों? डबल स्ट्रैंड आरएनए। तो ऐसे डबल स्ट्रैंड आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। हमारा मेन टारगेट यही था कि डबल स्ट्रैंड आरएनए को बनाया जाए, और ये डबल स्ट्रैंड आरएनए कहां बन रहा है? प्लांट। ये प्लांट एक तरह से यहां पर होस्ट का काम कर रहा है। अरे निमेटोड की जीन इसमें डालते हैं, वो होस्ट है, तो होस्ट के अंदर ऐसे बच्चों डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाते, और इसी डबल स्ट्रैंड आरएनए को बनाने के लिए इसको यहां चेंज करके डाला था। अरे बात समझ में? ये प्रमोटर टर्मिनेटर को चेंज क्यों किया? ताकि इससे भी आरएनए बने, ताकि ये दोनों आरएनए बनकर डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाए। हमारा मेन टारगेट है कैसे भी करके डबल स्ट्रैंड आरएनए बना दो। अब बच्चों अगर सेल में डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाए तो इस डबल स्ट्रैंड आरएनए को काटने के लिए एक एंजाइम काम में लिया जाता है, डाइसर। डाइसर एक एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम। अब ये डाइसर क्या करता है? इस डबल स्ट्रैंड आरएनए को काट देता है, सिंगल स्ट्रैंड पे कट नहीं लगाता। ये हमेशा डबल स्ट्रैंड आरएनए, सेल में डबल स्ट्रैंड आरएनए आ जाए उसको काट देंगे। हमारा आरएनए सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड, सभी जानते हैं अपना आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये बच्चों डबल स्ट्रैंड आरएनए पे काटेगा, और जैसे डबल स्ट्रैंड पे काटेगा ऐसे आरएनए के छोटे छोटे ये टुकड़े बना देगा, और इन्हीं छोटे टुकड़े को एसआई आरएनए कहा जाता है। एसआई का मतलब स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, एस का मतलब स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। तो ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बन जाते हैं। ये सारा काम कहां हो रहा है? प्लांट की सेल के अंदर। ये सब प्लांट के अंदर चल रहा है। क्या क्या मैंने समझाया? कुछ क्लियर हुआ? हमने निमेटोड की टारगेट जीन ली, 2 जीन तैयार की, प्लांट में ट्रांसफर की, प्लांट में डबल स्ट्रैंड आरएनए बना, जिसको काटने का काम डाइसर करता है। सिंगल स्ट्रैंड को नहीं काटता। डबल स्ट्रैंड बनाने का फायदा यह होता है कि डाइसर काटे। डाइसर ने काटा तो छोटे फ्रेगमेंट्स बने, इन फ्रेगमेंट्स को एसआई आरएनए कहते हैं। ये सब कहां हो रहा है? हां, ये सारा का सारा काम हो रहा है ये प्लांट की सेल के अंदर। अब बच्चों होता क्या है? निमेटोड आता है, इसके साइटोप्लाज्म को सक करता है। यहां पे समझा रहे कि ये निमेटोड इसके साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, जैसे निमेटोड इसको एब्जॉर्ब करेगा तो ये आरएनए के टुकड़े इस निमेटोड की बॉडी में जाएंगे। समझाने के लिए मैंने यहां पर ये ऐसे बता दिया, ये जो आरएनए के टुकड़े हैं निमेटोड की बॉडी में जा रहे हैं। निमेटोड के अंदर आरएनए का डाइजेशन नहीं होता। अब निमेटोड के अंदर ये जो आरएनए के टुकड़े हैं, छोटे टुकड़े हैं, तो छोटे टुकड़े होने से क्या होता है कि सेल बच्चों इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, कट करने का फायदा यही होता है कि छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं ताकि सेल एब्जॉर्ब कर जाए। अगर ये बड़ा फ्रेगमेंट होगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए अगर बड़ा है, तब तो सेल इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। छोटे फ्रेगमेंट बनने का फायदा यही होता है कि इसको सेल आसानी से एब्जॉर्ब करेगी। अच्छा, ये सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया, ये फ्रेगमेंट्स निमेटोड की सेल में चले गए। यहां तक का काम तो प्लांट में चल रहा था। अब ये प्लांट से कहां पहुंच गए? निमेटोड में। अब निमेटोड की सेल में क्या होता है? यहां एक कॉम्प्लेक्स एक्टिव होता है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है RISC। RISC का फुल फॉर्म होता है आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में RISC। ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम बच्चों ये होता है RISC। अब ये RISC कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इन फ्रेगमेंट्स को अपने अंदर लेता है और इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो तोड़ देता है।
मतलब इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सब ब्रेक कर देता है। ये सारा काम किसके अंदर होता है? आरआईएससी के अंदर। आरआईएससी के अंदर इटसेल्फ ही एक्टिविटी होती है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और साथ ही साथ यहां पे बच्चों ये टारगेट आरएनए अगर ब्लू वाला है तो इसमें केवल ग्रीन वाले को बचा कर रखेंगे, ये ब्लू वाले को यहां से रिलीज कर देता है, ये ब्लू वाले को रिलीज कर देता है। ये इटसेल्फ इसकी प्रॉपर्टीज होती है। कैसे ये काम करता है, प्रॉपर मैकेनिज्म क्लियर नहीं है, बस ये ऑब्जर्व किया गया है। अच्छा, जैसे इसको यहां पर लिया, इसने क्या किया, डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में चेंज किया, और जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट था वही बचा के रखा। अब ये वाला आरआईएससी कॉम्प्लेक्स जाके इसके साथ बाइंड हो जाता है, मतलब ये यहां पर जाकर ऐसे बाइंड करेगा। अच्छा, जैसे ही बाइंड करेगा, मुझे बताओ, ये जो बच्चों यहां पर ब्लू है, ये ग्रीन वाला आरएनए के टुकड़े इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये यहां कैसे जुड़ेंगे, मतलब ये छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े जो इसके अंदर थे वो इस आरएनए के साथ जुड़ गए। अच्छा, यहां आरएनए के साथ जुड़ गया तो ये आरएनए एक तरह से बन गया डबल स्ट्रैंड, ये आरएनए एक तरह से कैसा बन गया, डबल स्ट्रैंड, और डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोटीन बनना बंद हो गया। और अगर यहां प्रोटीन नहीं बनेगा तो इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, इसके अंदर प्रोटीन नहीं बन रहा है, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से फाइनली ये निमेटोड यहां पर मर जाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या किया, इस निमेटोड को मारने के लिए यहां पर इस आरएनए के साथ इंटरफेयर किया। किसके साथ? आरएनए के साथ इंटरफेयर किया। टेक्निक का नाम आरएनए इंटरफेरेंस। अरे कुछ समझ में आया? क्यों कहते हैं इसको आरएनए इंटरफेरेंस, सब बताएंगे अच्छे से। क्यों कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस? आरएनए के साथ इंटरफेयर करते हैं, इसलिए टेक्निक का नाम बन गया आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस से किसको हटा देते हैं? निमेटोड्स को। अच्छा, आरएनए के साथ इंटरफेयर हो गया, प्रोटीन नहीं बना, तो इस जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, मतलब ये जीन साइलेंट हो जाएगी। अरे ये जीन प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं हो पा रही, प्रोटीन नहीं बना पा रही है, मतलब जीन साइलेंट, और जीन साइलेंट तो निमेटोड साइलेंट। अरे हमें इस निमेटोड को साइलेंट करना था तो हमने जीन को साइलेंट कराया, और जीन को साइलेंट कराने के लिए हमने टारगेट किसको लिया? आरएनए को। तो आरएनए के साथ इंटरफेयर किया, इसलिए टेक्निक का नाम बन गया आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। जो बात मैंने आपको समझाई, कुछ क्लियर हुई अच्छे से? एक आउटलाइन दे रहा हूं, फिर ढंग से मैं आपसे पूछूंगा बच्चे से, तो आप लोग सब सोच समझ के बताना क्या क्या हुआ। प्लांट की जो रूट्स होती है, इन रूट्स पे निमेटोड अटैक करता है। निमेटोड क्या करता है? इसके साइटोप्लाज्म को सक करता है। निमेटोड को हटाने के लिए टारगेट जीन डिसाइड करते हैं। टारगेट जीन कैसे लेते हैं? जो उसके लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रोटीन उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए। टारगेट जीन की 2 कॉपी बनाएंगे, आर्टिफिशियली बनाएंगे, फिर इनको हम वेक्टर की हेल्प से प्लांट में ट्रांसफर करेंगे। प्लांट की हर सेल में जाएगी, सिखाने के लिए मैंने रूट की सेल में बना दिया। यहां पर इसमें से ये आरएनए बना, इधर से आरएनए बना, दोनों आरएनए डबल स्ट्रैंड। किसने काटा? डाइसर ने। छोटे छोटे फ्रेगमेंट बने, नाम बोलो, siRNA। ये सारा काम कहां हो रहा था? प्लांट के अंदर। ये सब प्लांट के अंदर हो रहा था। अब बच्चों निमेटोड इसके साइटोप्लाज्म को सक करता है। ये छोटे टुकड़े निमेटोड की सेल में जाते हैं। निमेटोड की सेल में कॉम्प्लेक्स एक्टिव होता है, कौन सा? आरआईएससी। वो आरआईएससी कॉम्प्लेक्स इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, और जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं था, मतलब जो सिमिलर पार्ट था, उसको हटा देगा। फिर ये पार्ट इस आरएनए के साथ बाइंड हुआ, और बाइंड हुआ तो डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया, जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस बंद हो जाता है, और इसी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से फाइनली निमेटोड को मार दिया गया। तो मुझे बताओ, निमेटोड को हटाने के लिए किसके साथ इंटरफेयर हुआ? यस, आरएनए के साथ इंटरफेयर हुआ, इसलिए टेक्निक का नाम बन गया आरएनए इंटरफेरेंस। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आरएनए इंटरफेरेंस से किसको हटाया गया? निमेटोड को। यह बच्चों इंसेक्ट के लिए नहीं है, निमेटोड के लिए टेक्निक डेवलप की गई थी। क्लियर? जो बात है यहां पर समझाएगी, क्लियर हुई अच्छे से? नोट कर लो इसको। ये डायग्राम भी बनाओ। क्लियर? ये मैकेनिज्म कभी नहीं पूछी गई, आज इन तक एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं आई है। समझाने के लिए मैंने पूरी मैकेनिज्म बता दी। एग्जाम में क्वेश्चन तो वही आता है, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट कौन सी टेक्निक से बने? आरएनए इंटरफेरेंस। और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर? जो बात यहां समझे, क्लियर हुई अच्छे से? अब यहां पर जो हमने सीखा लिख लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की हेल्प से निमेटोड स्पेसिफिक जीन, वही टारगेट जीन, ट्रांसफर इन होस्ट प्लांट, प्लांट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन 2 कॉपी ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, फिर क्या करते हैं? द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट इन बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए फॉर्म्ड इन द होस्ट सेल। मतलब इस तरह से ट्रांसफर करेंगे
सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए दोनों बने, दोनों आरएनए आपस में जुड़ेंगे, कौन सा बनेगा? डबल स्ट्रैंड आरएनए। दिस टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म ए डबल स्ट्रैंड आरएनए, और यही डबल स्ट्रैंड आरएनए की वजह से आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट होती है। डबल स्ट्रैंड आरएनए को कौन काटता है? डाइसर काटता है, फिर आगे का काम होता है। अच्छा, जो छोटे फ्रेगमेंट थे टारगेट एमआरएनए के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं प्रोटीन बनने को रोकते हैं। दिस आरएनए आई साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए, निमेटोड के स्पेसिफिक एमआरएनए को ये साइलेंट कर देते उसके साथ जुड़ के। अच्छा, और इसी वजह से फाइनली पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव, पैरासाइट यहां पे सर्वाइव नहीं कर पाता। बात समझ में? तो ये सारी बातें जो हमने समझी थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिख दिए। क्लियर? आपके एनसीईआरटी में बच्चों एक लाइन लिखिए, सोर्स ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, मतलब डबल स्ट्रैंड आरएनए। मैंने एक बच्चों की लाइन अभी आपको बताई थी कि ये सारे यूकैरियोट्स के अंदर डिफेंस का एक मैकेनिज्म है। याद है ना, डिफेंस का एक तरीका होता है आरएनए इंटरफेरेंस। डबल स्ट्रैंड आरएनए का हमारे अंदर क्या सोर्स होगा? अभी जो हमने प्लांट में ट्रांसफर किया था वो तो हमने आर्टिफिशियली जीन बनाई गई, फिर हमने वेक्टर केल से आर्टिफिशियली ट्रांसफर किया, वो सारा तो आर्टिफिशियल काम है। नेचुरली हमारे अंदर डबल स्ट्रैंड आरएनए कब आ सकता है? मतलब होस्ट के अंदर डबल स्ट्रैंड आरएनए का क्या क्या सोर्स हो सकता है? जो सोर्स अभी मैंने वहां पे बताया था वो तो हमने आर्टिफिशियली ट्रांसफर किया था। अगर हम सोर्स की बात करें, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बच्चों को लाइन समझ भी नहीं आती कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, ध्यान समझना। सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मतलब वही डबल स्ट्रैंड आरएनए, इनका सोर्स पहला होता है इंफेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम, मतलब ऐसे वायरस का होस्ट सेल पे अटैक हो जाए जिसमें वायरस जीनोम हो, जिसमें आरएनए जीनोम हो। जैसे समझो ये वायरस है, इस वायरस के अंदर डबल स्ट्रैंड आरएनए। क्या वायरस में आरएनए जीनोम होता है? यस होता है, हमने पढ़ा है। वायरस के अंदर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, कुछ वायरस में डीएनए कुछ में आरएनए। तो ऐसा वायरस जिसमें डबल स्ट्रैंड आरएनए है, अब इस वायरस ने क्या किया? होस्ट सेल पे अटैक किया। ये होस्ट सेल अपनी सेल भी हो सकती है, होस्ट सेल पे अटैक किया तो ये डबल स्ट्रैंड आरएनए यहां पहुंचा। अब इसको मुझे बताओ, यहां पर ये एग्जैक्टली क्या आ चुका है? डबल स्ट्रैंड आरएनए। यहां पर क्या आ चुका है? डबल स्ट्रैंड आरएनए। मुझे बताओ होस्ट सेल के अंदर इस डबल स्ट्रैंड आरएनए का सोर्स क्या है? वायरस का अटैक, और उस वायरस में क्या जीनोम होना चाहिए? डबल स्ट्रैंड आरएनए। अच्छा, जैसे डबल स्ट्रैंड आरएनए आ गया, अब हमारे अंदर डाइसर होता ही है, नेचुरली होता ही है। डाइसर इसको काटेगा, इसको यहां पर कट कौन कर देता है बच्चों? डाइसर। तो ये छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं जिसको हम siRNA कहते हैं, और वही तो आगे जाके आरएनए इंटरफेरेंस करा देता है। तो मुझे बताओ हमारे अंदर इस डबल स्ट्रैंड आरएनए का सोर्स क्या है? वायरस। अरे इस वायरस की वजह से तो आया है। तो आपके एनसीईआरटी में ये लिखा है सोर्स ऑफ डबल स्ट्रैंड आरएनए। यहां पर क्या हो गया? वायरस का अटैक हो गया। अच्छा, इसी तरह से एक सोर्स और होता है, इसकी मैकेनिज्म अभी प्रॉपर क्लियर नहीं है, बस समझने की कोशिश जरूर करना। ये बच्चों यहां पर कोई जीन है। अच्छा, इस जीन ने आरएनए बनाया, अब ये आरएनए से सीडीएनए बना लेता है। क्या बन सकता है डीएनए? यस बनता है। अच्छा, अब ये जीन यहां से जब सीडीएनए बनाती है तो यही सीडीएनए जाके किसी अदर पोजीशन पर जुड़ जाता है, मतलब ये जीन की एक कॉपी यहां से यहां जंप कर जाती है, यानी एक तरह से वो जंपिंग जीन का ही केस हो गया। लेकिन यहां पर इसने अपनी कॉपी जंप कराई कि पहले कॉपी बनाई फिर उसको कहीं और जाके ऐड करा दिया, जंप करा दिया। लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए प्रमोटर टर्मिनेटर यहां है, तो ये जब यहां जुड़ता है तो ऐसे रिवर्स ऑर्डर में जुड़ सकता है कि इधर टर्मिनेटर आ जाए, इधर प्रमोटर आ जाए। हो सकता है, चांस है। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा हमेशा होगा कोई जरूरी नहीं। ये एक चांस है कि ये इस तरह से जुड़ जाए कि इधर टर्मिनेटर हो जाए, इधर प्रमोटर हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, चांस तो है। अब बताना, यहां पर मान लीजिए इससे आरएनए बना तो इसमें इससे आरएनए बनेगा। अब बताओ, ये आरएनए और ये आरएनए, दोनों आरएनए एक दूसरे के सिमिलर होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा, और फिर इस डबल स्ट्रैंड आरएनए को डाइसर काट देगा। तो बताओ इस डबल स्ट्रैंड आरएनए का सोर्स क्या हुआ? हां, यहां जंपिंग जीन जब जंप करती है तो ऐसे जंप कर गई कि ये रिवर्स ऑर्डर में अरेंज हो गई। और ऐसा तब हो सकता है जब ये बच्चों यहां पर जंप करते टाइम एज ए इंटरमीडिएट किसको बनाए? आरएनए को। तो यहां पे लाइन लिखिए, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट मतलब ट्रांसपोसोन्स दैट रेप्लिकेट, रेप्लिकेट मतलब अपनी एक और कॉपी बना रहे हैं, रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। मतलब जब ये रेप्लिकेट होकर एक कॉपी और तैयार कर रहे थे तो इंटरमीडिएट यहां पर क्या था? आरएनए था। तो जब ये आरएनए इंटरमीडिएट के फॉर्म में रेप्लिकेट होता है
कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ये रिवर्स ऑर्डर में जुड़ जाए, और रिवर्स ऑर्डर में जुड़ गया तब भी यहां डबल स्ट्रैंड आरएनए बन सकता है। ये चांस है, मैं फिर कह रहा हूं, हमेशा होगा कोई जरूरी नहीं। और ये एग्जिट कैसे होता होगा, इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म अभी तक इतनी अच्छे से क्लियर नहीं है, प्रॉपर अंडरस्टूड नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, अभी डबल स्ट्रैंड आरएनए के क्या सोर्स हो गए? नेचुरली डबल स्ट्रैंड आरएनए के दो सोर्स होते हैं। पहला, वायरस का इंफेक्शन हो जाए, लेकिन कौन से वायरस का? जिसमें डबल स्ट्रैंड आरएनए हो। और दूसरा सोर्स हो सकता है जब ये ट्रांसपोसोन रेप्लिकेट करे वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। बात समझ में? तो ये दो सोर्स यहां पर हो सकते हैं। अभी हमने जो निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए क्या किया था, वो तो हमने आर्टिफिशियली सोर्स बनाया था, लेकिन नेचुरल सोर्स तो ये दो होते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। ये एनसीईआरटी की लाइन है, बच्चों को समझ में नहीं आती कि कहना क्या चाहती है, लेकिन अब इनका मीनिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई अच्छे से? आपके एनसीईआरटी में ये तो बना लिया। ऐसे बच्चों यहां पर दो डायग्राम बना रखे होंगे एनसीईआरटी के। इन डायग्राम में ये वाला जो प्लांट है, इसमें तो बच्चों यहां पर निमेटोड का अटैक हो रहा है, मतलब इसमें निमेटोड का अटैक हो रहा है। रूट में आप देखो ऐसे बिल्कुल डार्क डार्क टाइप की हो गई, मतलब बेकार सी रूट हो रही है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या किया, आरएनए इंटरफेरेंस किया गया, और आरएनए इंटरफेरेंस से अब जो रूट बनी है आप देखिए बिल्कुल सही बनी है। मतलब ये तो था कंट्रोल मतलब जिसमें डिजीज हो रही है, और आरएनए इंटरफेरेंस के बाद ये बच्चों फाइनली ऐसे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम बना रखा है, वो डायग्राम यही कहना चाहते हैं, इसमें डिजीज है, आरएनए इंटरफेरेंस करने के बाद ये प्लांट ऐसा हो जाता है। क्लियर? जो बातें यहां पर आरएनए इंटरफेरेंस की समझाई, अब इसको आप एनसीईआरटी से एक बार जरूर पढ़ें। बायोटेक के बच्चों हम एप्लीकेशन समझ रहे थे। अभी तक जो हमने एप्लीकेशन समझे हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड के थे। अब बच्चों जो हम एप्लीकेशन समझेंगे स्पेशल फॉर मेडिकल फील्ड, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में अगर देखा जाए तो वैसे बायोटेक के कई एप्लीकेशन होते हैं मेडिकल फील्ड में। जैसे इसका एप्लीकेशन हम देखें, मेडिसिन बनाने में है, जीन थेरेपी में होता है, डिजीज को डायग्नोस करने में होता है, ऐसे इसके कई रोल है। एक एक करके सबसे पहले हम समझेंगे मेडिसिन फॉर्मेशन। मेडिसिन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीएनए टेक्नोलॉजी से जो मेडिसिन बनाते हैं, ऐसी मेडिसिन को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन या रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक ड्रग। थेरेप्यूटिक ड्रग मेडिसिन के लिए लिखा जाता है, तो कहीं ऐसे थेरेप्यूटिक लिखा है तो इसका मतलब वो मेडिसिन की बात की जा रही है। क्लियर? एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो यही वर्ड आपको वहां देखने को मिलेगा। मेडिसिन अगर आरडीएनए टेक्निक से बनते हैं तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन की खास बात यह होती है कि यह मेडिसिन प्योर होती है। अच्छा, साथ ही साथ ये मोर एफिशिएंट होती है और लेस साइड इफेक्ट वाली होती है। अच्छा, ये एफिशिएंट इसलिए होती है क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो हम मेडिसिन बनाते हैं, जैसे इंसुलिन बनाते हैं, तो वो ह्यूमन की जीन से ही तो बनता है, और ह्यूमन का प्रोडक्ट ह्यूमन में ही ट्रांसफर करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, ये मेडिसिन प्योर होती है, साइड इफेक्ट इसके बहुत बहुत कम होते हैं और ज्यादा एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट ज्यादा से मतलब क्या है? कम से कम क्वांटिटी में लो तब भी पर्सन ठीक हो जाता है। तो ये लेस साइड इफेक्ट वाली मेडिसिन होती है। क्लियर? अच्छा, प्रेजेंट टाइम पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से 30 मेडिसिन का फॉर्मेशन किया जा चुका है। मतलब 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन बना चुके हैं जो ह्यूमन के यूज के लिए जिनको अप्रूवल मिला है। ये तो हम बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इनमें से इंडियन गवर्नमेंट ने केवल 12 को अलाउ किया है। मतलब इंडिया के मार्केट में इन 30 में से केवल 12 मेडिसिन ही अलाउ की गई है, बाकी को इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। क्लियर? अच्छा, ध्यान रखना, कितनी मेडिसिन बनाई जा चुकी है? तो 30, उनमें से इंडियन गवर्नमेंट ने केवल 12 ही अलाउ की है। तो इंडिया के मार्केट में आप देखोगे 12 आपको देखने को मिलेगी। ये डेटा आप याद भी रखना बच्चों, 30 मेडिसिन बनाई गई है, 12 को हम कह सकते हैं कि ये इंडिया के मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर? अच्छा, इनमें से 12 में से कुछ मेडिसिन जो होती है वो मेडिसिन मैं आपको यहां बताता हूं। एग्जाम्पल ऑफ रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है, यह क्वेश्चन दिया है कि 10 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन या रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल बताइए, तो उन्हीं को मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन, उसका क्या एप्लीकेशन है? इन रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन में सबसे मेन आता है ह्यूमन इंसुलिन। इंसुलिन का फॉर्मेशन आप जानते हैं, डायबिटीज को ट्रीट करने में काम आता है। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन का यूज, अगर कोई पर्सन छोटे रह गए तो उनकी हाइट को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से कैल्सिटोनिन, इसका यूज होता है रिकेट्स को ठीक करने में। इसी तरह से क्लोटिंग फैक्टर भी रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन से बनाए गए हैं, जो कि हीमोफीलिया को ट्रीट करने में काम आएंगे।
इसी तरह से आते हैं इंटरफेरोन। इंटरफेरोन का फायदा होता है वायरस से बचाने के लिए, इवन कैंसर ट्रीटमेंट में भी इनका रोल देखा गया है। अच्छा, कभी पूछे कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सी रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन यूज की गई है, कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन यूज की गई है, तो हम कह सकते हैं इंटरफेरोन का यूज किया गया है। इसी तरह से इंटरल्यूकिन, ये बच्चों इम्यून सिस्टम को इनहेंस करने में इसका रोल होता है। अच्छा, ये रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन जितनी भी यहां लिख रहे हैं ये सब आरडीएनए टेक्निक से बनाई गई है, तो आप लोग ये नाम ध्यान रखना। अच्छा, कौन कौन सी बनाई गई, ह्यूमन इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, कैल्सिटोनिन, क्लोटिंग फैक्टर्स बनाए गए हैं, इंटरफेरोन, इंटरल्यूकिन बनाए गए, और भी है। अच्छा, आरडीएनए टेक्निक से ही टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, या इसको आप स्ट्रेप्टोकाइनेस कह सकते हैं, जो कि ब्लड क्लोट को डिसोल्व करने का काम करता है। इसी तरह से प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं, ये कहीं पे चोट लग जाए तो उसकी हीलिंग में काम में लिए जाते हैं। इसी तरह से वैक्सीन बनाई गई है, ये वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की बनाई गई है, इन्फ्लुएंजा की बनाई गई है, आरडीएनए टेक्निक से इन वैक्सीन को भी डेवलप किया गया है। तो ये जो जितनी बातें मैंने आपको बताई है कि रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन कौन कौन सी बनाई गई है, ये आप ध्यान भी रखें। एनसीईआरटी में ऐसी 10 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन पूछी गई है, तो आप इनको ध्यान रखें। इन 10 में से मैं आपको केवल एक ही मेडिसिन डिटेल में समझाऊंगा, और वो है इंसुलिन। अपनी एनसीईआरटी में भी उसी को एक्सप्लेन किया है, तो मैं आप लोगों को केवल इंसुलिन के बारे में समझाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, एक नहीं, ऐसी कई मेडिसिन को डेवलप किया गया। वर्ल्ड वाइज बात करें तो 30, लेकिन इंडिया के मार्केट में 12 को अलाउ किया गया है। अच्छा, सबसे फेमस नाम इंसुलिन, हम उसी के बारे में समझेंगे। ये नोट कर लिया आपने, क्लियर? हां, तो इंसुलिन के बारे में समझने जा रहे हैं। यहां बच्चों फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन एग्जैक्टली है क्या? इंसुलिन बच्चों प्रोटीनियस हार्मोन है। यह एक प्रोटीन का बना है, मतलब अमाइनो एसिड से बना प्रोटीनियस हार्मोन, जिसमें 51 अमाइनो एसिड होते हैं। अच्छा, इसका यूज होता है कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है, उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। अगर बच्चों इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, मान लीजिए बॉडी में इंसुलिन कम हो गया, तो इसी की वजह से डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है, तो बताओ कैसे ठीक किया जाए? इसका ट्रीटमेंट होता है इंजेक्ट इंसुलिन सबक्यूटेनियसली, मतलब इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंसुलिन को लाए कहां से? मतलब इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है तो पता है, लेकिन उस इंसुलिन को लाए कहां से? पुराने जमाने के अंदर अर्लियर इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ कैटल एंड पिग्स, मतलब कैटल या पिग्स, उनको मारा जाता था और मारने के बाद उनकी बॉडी से इंसुलिन निकालते थे। अच्छा, वो जो इंसुलिन काऊ या पिग का होता था, जब ह्यूमन में इंजेक्ट करते थे तो कुछ लोग तो ठीक होते भी थे, लेकिन कई लोगों के अंदर साइड इफेक्ट आते थे, एलर्जी आती थी। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी, लोगों के अंदर एलर्जी डेवलप हो जाती थी। अच्छा, और यह तरीका इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए काऊ या पिग को मारना भी पड़ता है। तो फिर बात आती है इंसुलिन कहां से लाए? पुराने जमाने में जरूर काऊ पिग से ला रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे कहां से लाए? तो आज के टाइम पर इंसुलिन आने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इसको आरडीएनए टेक्निक से बनाएं। आरडीएनए टेक्निक से तो बच्चों हमें तब समझ में आएगा जब पहले यह तो पता हो कि हमारी बॉडी में इंसुलिन कैसे बनता है। अगर अपनी बॉडी की मैकेनिज्म आपको पता है, तब तो जाके हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से बना पाएंगे कि इंसुलिन कैसे बनता है, कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन से बॉन्ड है, वो अपने को क्लियर तो होने चाहिए। तो पहले मैं आप लोगों को इंसुलिन का फॉर्मेशन समझाऊंगा, और वो समझेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन इन बीटा सेल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की बीटा सेल के अंदर हम इसको समझेंगे। ह्यूमन में अभी समझा रहा हूं, आरडीएनए टेक्निक से इंसुलिन कैसे बनता है वो बाद में आएगा, पहले हम ह्यूमन वाला समझ रहे। और ह्यूमन में भी कहां? पेनक्रियास की बीटा सेल में। अच्छा, मुझे बताओ इंसुलिन की जीन कहां है? वेरी गुड, बॉडी की हर सेल में है, लेकिन हर सेल में इंसुलिन नहीं बनता, पेनक्रियास की बीटा सेल में ही बनेगा। क्यों? क्योंकि वहीं पे इसका एक्सप्रेशन होता है, वहीं उस तरह का एनवायरनमेंट वहां है। क्लियर? बीटा सेल में कैसे बनता है? यह बच्चों जीन ऑफ इंसुलिन है। इंसुलिन की जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 11, ये मान लीजिए क्रोमोसोम 11 है, इसके ऊपर ये जीन लगी थी, वही जीन यहां बना दी। क्लियर? अब इस जीन से सबसे पहले जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, जीन से आरएनए बनेगा। यहां पे जो आरएनए बनेगा, इस आरएनए को मैंने कह दिया एमआरएनए। अच्छा, पहले एचएनआरएनए बना होगा, पहले एचएनआरएनए बनेगा, फिर बच्चों एमआरएनए बनता है। वही स्प्लाइसिंग होती है, इंट्रॉन्स हटते हैं, फिर एमआरएनए बनता है। लेकिन मैंने यहां डायरेक्ट एमआरएनए लिख दिया, लेकिन आपको पता है पहले एचएनआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए बनता है। अब बच्चों इस एमआरएनए को उठा एमआरएनए से फाइनली ट्रांसलेशन किया गया।
जब ट्रांसलेशन किया गया तो इनसे इंसुलिन बना। ऐसे इंसुलिन को कहा गया प्री प्रो इंसुलिन। ये इंसुलिन बच्चों एक तरह का प्रोटीन ही है। ये प्रोटीन बना और ये प्रोटीन क्या बन गया? प्री प्रो इंसुलिन। इस प्री प्रो इंसुलिन में यहां से लेके यहां तक कई सारे अमाइनो एसिड हैं। इन अमाइनो एसिड को यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कैसे? यहां पर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे स्टार्टिंग के 21 अमाइनो एसिड, स्टार्टिंग के 21 अमाइनो एसिड, फिर उसके बाद के यहां पे अगले डिवाइड किए गए 33 अमाइनो एसिड और लास्ट में डिवाइड किए गए ऐसे 30 अमाइनो एसिड। टोटल काउंट करोगे तो ये हो गए 84 अमाइनो एसिड। सीधी सी बात है, यहां से लेके यहां तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक टोटल 84 अमाइनो एसिड है। कितने? 84। उन 84 अमाइनो एसिड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 84 में से स्टार्टिंग के जो 21 अमाइनो एसिड है, इन 21 अमाइनो एसिड को कहा जाता है ए पेप्टाइड। स्टार्टिंग के 21 को क्या नाम दिया गया? ए पेप्टाइड। नेक्स्ट जो 33 अमाइनो एसिड है, इनको नाम दिया गया सी पेप्टाइड और लास्ट के जो 30 अमाइनो एसिड है, इनको नाम दिया गया बी पेप्टाइड। कहने की बात इतनी सी है, 84 के 3 पार्ट बना दिए गए। स्टार्टिंग 21 ए, नेक्स्ट 33 सी और लास्ट के 30 बन गए बी पेप्टाइड। और ये जो इंसुलिन बना, इसको प्री प्रो इंसुलिन कहते हैं। स्टार्टिंग का जो इंसुलिन था, इसमें 84 अमाइनो एसिड थे। अब बच्चों ट्रांसलेशन तो हो गया, लेकिन हम सभी जानते हैं ट्रांसलेशन के बाद एक मॉडिफिकेशन होता है। ट्रांसलेशन के बाद मॉडिफिकेशन होता है। ऐसे मॉडिफिकेशन का नाम? वेरी गुड, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ट्रांसलेशन के बाद का मॉडिफिकेशन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। याद है कुछ ऐसा? इस पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में होता क्या है कि ये ए, सी और बी पेप्टाइड है, ये आपस में फोल्ड हो जाती है। मतलब इसमें से फोल्डिंग चालू होती है। ये बच्चों कुछ इस तरह से, ए, फिर ये सी और ये बी, ऐसे फोल्ड होती है। फोल्ड करते टाइम इनको आपस में जोड़ा जाता है। ए और बी को यहां कनेक्ट करते टाइम ऐसे सल्फर सल्फर को कनेक्ट कर दिया तो यहां बन गया डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? 2 सल्फर कनेक्ट हो तो बॉन्ड का नाम, यहां पर जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड का नाम हम दे सकते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यहां पर बच्चों इस तरह का ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। अच्छा, यहां डाइसल्फाइड बॉन्ड ए और बी के बीच में बना, फिर ए और बी के बीच में एक और बना और एक इंटरनल डाइसल्फाइड ए के अंदर ही बनता है। इंटरनल ए के अंदर ही बना है। अब सोच समझ के बताना, ये जो इंसुलिन यहां बना है, इसमें से फोल्डिंग हो गई डाइसल्फाइड बॉन्ड से। टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? यस, टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड यहां 3 है। 1 then 2 then 3। और ये जो इंसुलिन बना, अब इसको प्रो इंसुलिन कहते हैं। बात को समझना, ये इंसुलिन का नाम प्री प्रो इंसुलिन। उसके बाद ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हुआ, फोल्डिंग हुई, कहलाता है प्रो इंसुलिन। अब जो ये जो प्रो इंसुलिन बना है, इस प्रो इंसुलिन में से यहां से जो सी पेप्टाइड आपको दिख रहा है, इसको हटा दिया जाता है। तो अगली स्टेप में रिमूव सी पेप्टाइड। अगर यहां से सी पेप्टाइड को हटा देंगे तो केवल ए बी बचेगा। तो यहां फाइनली ए और बी पेप्टाइड बचा। और ये जो ए और बी पेप्टाइड वाला इंसुलिन, इसको मैच्योर इंसुलिन कहा जाएगा। क्या नाम देंगे? मैच्योर इंसुलिन। सोच समझ के बताना, मैच्योर इंसुलिन में कौन सा पेप्टाइड नहीं होता? यस, मैच्योर इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड नहीं होता। यहां से सी पेप्टाइड को हटा दिया जाता है। सी पेप्टाइड हटाएंगे और सी पेप्टाइड हट गया तो केवल ए और बी बचेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, मैच्योर इंसुलिन में कौन कौन से पेप्टाइड है? ए एंड बी। कौन नहीं है? सी। मैच्योर इंसुलिन में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है? तो हम 3 बताएंगे, 1 2 3। तो इसमें 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और कई बार तो ऐसी क्वेश्चन आ गया, ए चेन बी चेन कौन से बॉन्ड से बाइंड है? हां, तो दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच रहती है। क्लियर? अब बताना, ए के अंदर तो थे 21 अमाइनो एसिड। अच्छा, और बी के अंदर यहां पर थे 30 अमाइनो एसिड। इसके अंदर 20, इसके अंदर 30, टोटल हो गए 51। तो जो 51 अमाइनो एसिड हम कहते हैं, एग्जैक्टली ये मैच्योर इंसुलिन के कहा जाता है। स्टार्टिंग में ज्यादा होते हैं, लेकिन सी हट गया तो यहां पर 51 ही बचे। जो बात मैंने आपको समझाई, क्लियर हुई अच्छे से? अब बात आती है, यह काम बच्चों अपनी सेल में तो हो रहा होगा। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर सारा काम हो रहा होगा। सेल के अंदर ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहां हो रहा होगा? मतलब ये काम कहां हो रहा होगा? तो अपनी सेल के अंदर ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी होती है। याद करो, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन मैंने बताया भी था, स्टार्टेड इन ईआर, कंप्लीटेड इन गोल्जी बॉडी।
तो इनमें से ये जो बच्चों इस तरह के डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने का काम, ये सब तो हो जाता है ईआर के अंदर, और सी पेप्टाइड को हटाने का काम ये जीबी मतलब गोल्जी बॉडी के अंदर। तो ईआर गोल्जी बॉडी के अंदर ये आगे की प्रोसेसिंग होती है और फाइनली मैच्योर इंसुलिन बनता है। मतलब स्टार्टिंग का काम ईआर में होगा, आगे का काम गोल्जी बॉडी में होता है। जो बात यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई? तो ये बातें हमने यहां समझी। अब खास बात, ये जो इंसुलिन की बातें हमने समझी है, ये तो हमारी बॉडी में हुई, ये तो अपनी बॉडी में हुई। अब बच्चों हमने क्या किया, इस जीन को उठाया, हमें बच्चों ई कोलाई के अंदर इसको बनाना है। तो ई कोलाई के अंदर इसको डेवलप करना था। अगर इस जीन को हम डायरेक्ट उठा के यहां डाल दे तो एक बड़ी दिक्कत आ जाती है, स्प्लाइसिंग। याद है, ह्यूमन की जीन डायरेक्ट डालेंगे तो स्प्लाइसिंग की दिक्कत आती है। स्प्लाइसिंग से बचना हो तो हां, सिखा रखा है मैंने आपको, सीडीएनए बना लो। जब जब स्प्लाइसिंग से बचना होगा तब तक सीडीएनए बनाएंगे। तो क्या करेंगे, ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए से बनाएंगे सीडीएनए। एमआरएनए, इस एमआरएनए से यहां पे बनाया जाएगा सीडीएनए। जब बच्चों यहां पर इससे ये सीडीएनए बन गया, और इस सीडीएनए को बना के अगर हम ई कोलाई में ट्रांसफर करें, सोच समझ के बताना बच्चे से, ये सीडीएनए यहां पर ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, ह्यूमन की जीन है लेकिन सीडीएनए के फॉर्म में ट्रांसफर की। डायरेक्ट जीन क्यों नहीं डाली? स्प्लाइसिंग की प्रॉब्लम आती है। स्प्लाइसिंग से बचना हो तो हम सीडीएनए बना लेते हैं। अब बच्चों यहां पर इस सीडीएनए से ये एमआरएनए बनेगा, फिर इस एमआरएनए से ये इंसुलिन बनेगा। ये इंसुलिन में 3 चेन होगी, ऐसे इसमें 3 चेन होगी। इसको हम कहेंगे प्री प्रो इंसुलिन। प्री प्रो इंसुलिन बन जाएगा कहां पर? ई कोलाई में। अब बताओ, ट्रांसलेशन के बाद का मॉडिफिकेशन क्या कहलाता है? पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। यहां बच्चों पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे, सी पेप्टाइड हटेगा, यही काम होगा। लेकिन यह काम ई कोलाई में नहीं हो पाता। अब आप इसका रीजन मुझे बताओ, आगे का काम ई कोलाई में क्यों नहीं हो पाया? मतलब ये मैच्योर फॉर्म में, ये प्री प्रो फॉर्म मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाया, असेंबल नहीं हो पाया, ऐसा क्यों? ई कोलाई के अंदर आप सभी जानते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल अब्सेंट है। मतलब ईआर गोल्जी बॉडी ई कोलाई में होती नहीं। ई कोलाई में ईआर गोल्जी बॉडी नहीं होती, और जब बच्चों यहां ना तो ईआर है ना यहां गोल्जी बॉडी है, तो आगे का मैच्योर इंसुलिन, आगे का मैच्योर इंसुलिन बनता ही नहीं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। मतलब हमने सीडीएनए बना के जीन को डाला, प्रीप्रो इंसुलिन तो बन जाता है लेकिन मैच्योर फॉर्म में असेंबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ईआर गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोट ई कोलाई के अंदर अब्सेंट होता है, और जब ई कोलाई में ये अब्सेंट है तो आगे का काम कुछ नहीं होता, और आगे का काम नहीं होगा तो मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता। इंसुलिन बनाते टाइम 2 प्रॉब्लम आई थी। एक तो आई थी स्प्लाइसिंग की, वो तो फिर भी सोल्व हो गई, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी इसको मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैच्योर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। यानी ये डाइसल्फाइड कैसे बॉन्ड कैसे बनाए, कैसे मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व आउट किया गया वो मैं आपको समझाता हूं। ये जो इंसुलिन बना, कहां बना? ये ह्यूमन सेल में। अब हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाएंगे और कैसे प्रॉब्लम सोल्व की गई वो भी समझते हैं। पहले इसको नोट कर लो आप। ये नोट किया बच्चों अच्छे से? ये सब इंपॉर्टेंट है। पहले इंसुलिन बनता वो प्री प्रो, फिर प्रो, और फाइनली मैच्योर। मैच्योर इंसुलिन में कौन सा नहीं होता? हां, तो मैच्योर इंसुलिन में कभी भी, मैच्योर इंसुलिन के अंदर कभी भी सी पेप्टाइड नहीं होता। क्लियर? बना लिया इतना? यहां पर एक खास बात, फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन बाय आरडीएनए टेक्निक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल जीन बनाई ए पेप्टाइड की, पूरे इंसुलिन की नहीं। पूरे इंसुलिन के 3 पार्ट किए गए थे, ए सी बी। तो जो ए पार्ट था उसकी जीन आर्टिफिशियली बना ली। इसी तरह से आर्टिफिशियली जीन बनाई गई बी पेप्टाइड की, एक की ए की बनाई और बी की बनाई, सी की बनाई नहीं। अच्छा, सी की क्यों नहीं बनाई? क्योंकि सी को बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि तो हटाना ही है। तो आर्टिफिशियली जीन ए की बनाई और यहां पर इसको बनाया गया बी की। फिर इनको प्लाज्मिड की हेल्प से इनको ट्रांसफर किया गया ई कोलाई में। अच्छा, ई कोलाई के अंदर जब ट्रांसफर करेंगे तो यह जीन पहुंच गई, वही प्लाज्मिड की हेल्प से पहुंचाया, मैंने डायरेक्ट यहां बना दिया। अब ये जो जीन है यहां पर बनाती है ए पेप्टाइड। इस ई कोलाई के अंदर ए पेप्टाइड बनाया गया, फिर इस ए पेप्टाइड को यहां से बाहर निकाल लिया गया। ये ए पेप्टाइड यहां से बाहर निकाल लिया। क्लियर? अब ये जो आर्टिफिशियल जीन थी बी की, इसको ट्रांसफर किया गया,
लेकिन दूसरे इकोलाई में, इसमें नहीं, दूसरी इकोलाई की सेल में। अच्छा, दूसरी इकोलाई की सेल में जब इसको ट्रांसफर किया गया तो यहां पर बी पेप्टाइड बना, मतलब एक इकोलाई में ए पेप्टाइड बनाया, एक में बी को बनाया और यह बी पेप्टाइड आ गया। अच्छा, हमने ए बना लिया, बी बनाया, सी तो बनाया ही नहीं, भूल गए। हां, सी बनाने की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों सी तो आगे जाके हटना ही है, तो यहां ए बना लेंगे, बी बना लेंगे, सी नहीं फॉर्म करेंगे। अब ये जो ए और बी पेप्टाइड बना, इनको बस आपस में ज्वाइन करना है। कौन सा बॉन्ड? यस, इनको ज्वाइन करते टाइम यहां पे बनाए गए डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ये सब आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए। ई कोलाई की सेल के बाहर निकाले गए, ए को सेपरेट किया, बी को सेपरेट किया, और फिर इनको आर्टिफिशियली ज्वाइन करके ये मैच्योर इंसुलिन बनाया गया। मतलब यहां सी की जरूरत ही नहीं थी, तो सी को यहां डेवलप ही नहीं किया। एक ई कोलाई से ए पेप्टाइड आया, दूसरे ई कोलाई से बी पेप्टाइड आया, आर्टिफिशियली इनको ज्वाइन किया गया डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और फाइनली ये मैच्योर इंसुलिन बना। क्लियर? इस मैच्योर इंसुलिन को बनाने का काम एक अमेरिकन कंपनी ने किया था। एलाई लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने सबसे पहले इस इंसुलिन को डेवलप किया गया था। क्लियर? अच्छा, ये जो इंसुलिन बना है, इस इंसुलिन को अब यहां पर एग्जैक्टली नाम दिया गया था ह्यूम्यूलिन। अच्छा, ह्यूमन का इंसुलिन है तो इसी मैच्योर इंसुलिन का नाम दिया गया ह्यूम्यूलिन, तो इसको ह्यूम्यूलिन के नाम से फेमस किया गया था। जो बात यहां समझाएगी, क्लियर हुई? अच्छा, इस इंसुलिन को उठा के अब हमें पेशेंट को देना है। क्या इसको पेशेंट को ओरली दे दे? हां, ओरली दे दे। अच्छा, ओरली इसको नहीं दिया जाएगा। बताओ क्यों? हां, क्योंकि ये टेस्ट में मीठा नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसको बच्चों ओरली इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ये अमाइनो एसिड से बना है, प्रोटीन है, और जैसे हम प्रोटीन को खाएंगे वो तो डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्ट हो गया तो वर्क ही नहीं करेगा। इसलिए बच्चों इंसुलिन को कभी भी ओरली नहीं दिया जाता, इसको हमेशा सबक्यूटेनियस दिया जाता है। डायरेक्ट ब्लड वेसल में भी नहीं डालना, सबक्यूटेनियस में देते हैं ताकि धीरे धीरे ब्लड वेसल में रिलीज होता जाए। डायरेक्ट अगर आपने ब्लड वेसल में डाल दिया तब भी बड़ी प्रॉब्लम है, इंसुलिन शॉक हो जाएगा। तो इसको सबक्यूटेनियसली दिया जाता है ताकि धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होता रहे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैसे बनाया गया, क्लियर हुआ? आर्टिफिशियली ए की जीन बनाई एक ही कोलाई में, बी की जीन दूसरे ही कोलाई में, फिर इनको उठा के बाहर निकाला गया और आर्टिफिशियली इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया। जो बातें हमने समझी इसको नोट भी कर लीजिए। ये नोट किया। अब जो हमने समझा इसके कुछ मेन पॉइंट। यहां पर द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन बनाते टाइम सबसे मेन चैलेंज क्या था? क्या सिखाया मैंने? उसको मैच्योर फॉर्म में असेंबल करना, यह एक बड़ी चैलेंज था। तो यहां पर आरडीएनए टेक्निक से जब इंसुलिन बना, असेंबल इनटू अ मैच्योर फॉर्म, मैच्योर फॉर्म में असेंबल करना यह बड़ी प्रॉब्लम थी। इन 1983 फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन फॉर्म्ड बाय इलाई लिली, एक ये अमेरिकन कंपनी थी इली लिली, इन्होंने इसको डेवलप किया था। अच्छा, इन्होंने क्या किया था इस कंपनी ने? 2 डीएनए सीक्वेंस करस्पेंडिंग टू ए एंड बी चेन, ए चेन बी चेन की अलग अलग चेन बनाई गई, जिनके अलग अलग चेन बनाई। इसको इन्होंने प्लाज्मिड के थ्रू ई कोलाई में ट्रांसफर किया, लेकिन अलग अलग ई कोलाई के अंदर, डिफरेंट ई कोलाई में ट्रांसफर किया गया। उसके बाद क्या किया? चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, एक्सट्रेट एंड कंबाइंड। ए बाहर निकाला, बी बाहर निकाला, फिर उनको आपस में जोड़ दिया गया। कौन से बॉन्ड से? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ये जो बच्चों हमने बातें समझी, ये बातें भी आप ध्यान रखिए। और वो भी ध्यान रखना, इंसुलिन को डायरेक्टली ओरली क्यों नहीं लिया जाता? प्रोटीनियस से डाइजेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये आरडीएनए टेक्निक से कैसे इंसुलिन बनाया गया, इसके बारे में भी हमने सीखा। बायोटेक का मेडिकल फील्ड में ही बच्चों नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में किया क्या जाता है? जीन थेरेपी के अंदर पेशेंट के अंदर जो डिफेक्टिव जीन है या म्यूटेंट जीन है, उस म्यूटेंट जीन को ही बाहर कर देंगे, या उस म्यूटेंट जीन को रहने दो, अच्छी वाली जीन को एक्स्ट्रा और डाल दो। तो यहां पर हम अच्छी जीन को ट्रांसफर करके पेशेंट को क्योर करते हैं। तो पेशेंट को ठीक करने के लिए हम जीन को ही ट्रांसफर कर देते हैं, तो ऐसी थेरेपी को नाम दिया गया जीन थेरेपी। यह जीन थेरेपी बेसिकली कुछ इनहेरिटेबल डिजीज के लिए की जाती है, जैसे स्किड हो गया, हीमोफीलिया हो गया, उनके लिए की जा सकती है। जीन थेरेपी में डेवलप टू ट्रीट सम हेरिडिटी डिजीज लाइक स्किड एंड हीमोफीलिया। इसके अंदर किया जाएगा, जीन आर इंसर्टेड इनटू अ पेशेंट एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज। मतलब डिजीज को ठीक करने के लिए हम पेशेंट की सेल में या उसके टिश्यू के अंदर करेक्ट जीन को ट्रांसफर करते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी की गई थी 1990। ईयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ईयर ध्यान रखना। 1990 में की गई थी टू अ
4 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी, 4 साल की छोटी बच्ची, उसके अंदर एक एंजाइम की प्रॉब्लम थी। उस एंजाइम का नाम था एडिनोसाइन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी। एडिनोसिन डीएमाइनेज की जो डेफिशिएंसी थी उसको क्योर करने के लिए इस 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर जीन थेरेपी पहली बार की गई थी। सक्सेसफुल जीन थेरेपी इसी टाइम की गई थी। आप लोगों को यह पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। इसी पॉइंट को लेकर नीट में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये आता है, फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी कौन से एंजाइम से रिलेटेड है? तो ये एंजाइम का नाम एडिनोसिन डीएमाइनेज, शॉर्ट में इसको एडीए लिखा जाता है। अच्छा, ये जो एडिनोसिन डीएमाइनेज था, ये सक्सेसफुल जीन थेरेपी कौन से ईयर में की गई थी? तो 1990 में की गई थी। क्लियर? दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर, एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम जो है क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करे तो उसके लिए इस एंजाइम का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू, मतलब ये जो डिजीज होती है स्किड की डिजीज, एग्जैक्टली होता इसलिए है क्योंकि यहां पर इस एडिनोसिन डीएमाइनेज को बनाने वाली जो जीन है उसी जीन में ही म्यूटेशन हो जाता है। मतलब यहां जीन में ही गड़बड़ हो जाती है, जीन ही प्रॉब्लमेटिक होती है। अच्छा, जीन के अंदर यहां डिलीशन हो जाता है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम होती है। क्लियर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अच्छे से आंसर देना। फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी कब की गई थी? 1990 में। किसमें की गई थी? 4 ईयर ओल्ड गर्ल में। किस एंजाइम से रिलेटेड था? एडीए। उस गर्ल के अंदर एडीए की डेफिशिएंसी क्यों थी? क्योंकि उसको बनाने वाली जीन में ही म्यूटेशन था। अच्छा, एडीए के जीन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? इससे बच्चों इम्यून सिस्टम डाउन होने लगता है, क्योंकि ये जो एंजाइम होता है इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। एग्जैक्टली होता क्या है हमने बच्चों समझने के लिए यहां पर ये एडीए के जीन ली। इस जीन से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है एडीए एंजाइम। ये एडीए एंजाइम टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में काम आता है। मतलब इसी की वजह से टी लिम्फोसाइट प्रॉपर मैच्योर होती है। टी लिम्फोसाइट मैच्योर होगी तो इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग बनेगा। लेकिन उस गर्ल में प्रॉब्लम क्या हुई कि इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया, मतलब जीन में ही गड़बड़ हो गई। और जीन में गड़बड़ हो गई तो प्रॉपर एमआरएनए नहीं बनता, तो प्रॉपर एंजाइम नहीं बनता, इम्यून सिस्टम यहां पर मैच्योर नहीं हो पाते, तो ये स्ट्रांग के बजाय यहां इम्यून सिस्टम हो जाता है वीक। और इम्यून सिस्टम अगर वीक हो जाए तो इसी से जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है उसी को नाम दिया जाता है स्किड। इसी को स्किड कह दिया जाता है। तो एग्जैक्टली स्किड होता किसकी वजह से? एडीए को बनाने वाली जीन में म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन हो गया, एंजाइम नहीं बना, तो यहां पर इम्यून सिस्टम वीक रह गया, उसी को स्किड कह देते हैं। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो कई सारी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। अब बात आती है इन पेशेंट को कैसे ठीक किया जाए। मान लीजिए किसी के अंदर ये स्किड की प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम वीक है, एंजाइम की डेफिशिएंसी है, कैसे इसको ठीक किया जाए? अच्छा, इन पेशेंट को ठीक करने के एक से ज्यादा ऑप्शन अपने पास है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन बेटर है, कि कौन बेटर है। वैसे इसको ठीक करने के एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो यही होता है कि अगर एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो क्यों ना इस एडीए एंजाइम का इंजेक्शन ही लगा दे, एडीए एंजाइम का इंजेक्शन लगा दे, या बोन मेरो में जो गड़बड़ होती है बोन मेरो को ही ट्रांसप्लांट कर दे। तो इसके बच्चों एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं। क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिएगा आप। क्या नोट? यहां पे अब क्या होता है, एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय, कैसे इसको हम क्योर कर सकते हैं? तो इसमें पहला आता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब एडीए के एंजाइम को ही रिप्लेस कर दिया जाए। इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू पेशेंट बाय इंजेक्शन। इंजेक्शन की हेल्प से हम जो अच्छा वाला एडीए एंजाइम था उसको ट्रांसफर करें, एक तरीका यह है। सेकंड तरीका आता है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंजेक्शन लगाने में क्या होता है, ऐसा रोज इंजेक्शन लगाना होता है, एफिशिएंसी भी इसमें कम होती है। तो सेकंड तरीका होता है बोन मेरो ट्रांसप्लांट। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन में एक बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो सबसे पहले ऑर्गन को डोनेट करने वाला डोनर चाहिए। डोनर बड़े आसानी से मिलता नहीं है। अच्छा, मान लीजिए डोनर मिल भी जाता है कि ठीक है मैं अपना बोन मेरो डोनेट करने के लिए तैयार हूं, डोनर मिल भी जाए तो एक और प्रॉब्लम आती है कि वहां एमएचसी फैक्टर मैच करने होते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने इम्यून सिस्टम में, एमएचसी फैक्टर मैच करते हैं, एमएचसी फैक्टर मैच नहीं होते। एक तो डोनर नहीं मिलता, डोनर मिल जाए तो एमएचसी फैक्टर मैच नहीं होते, यानी प्रॉब्लम भी बहुत है और ये काफी कॉस्टली प्रोसेस भी होती है। क्लियर? तो यहां पर एक बड़ी दिक्कत आती है। और मान लीजिए इसमें सक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम थोड़े टाइम के लिए वीक करना भी पड़ता है।
अच्छा, क्योंकि जब आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग अलग देनी पड़ती है। तो यहां पर पहले इसका इम्यून सिस्टम वीक है और हम उसमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग डालेंगे तो ये और प्रॉब्लमेटिक होगा। तो यहां पे बच्चों बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इतना अच्छा ऑप्शन नहीं था, इतना अच्छा ऑप्शन नहीं। हां, लेकिन अगर ये सक्सेस हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन इस केस में इतना बढ़िया नहीं बन पा रहा था, तो फिर हम थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, जीन थेरेपी। एडीए की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन एंजाइम लगाए, सेकंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें, लेकिन थर्ड ऑप्शन पे आप चलते हैं जीन थेरेपी। आप लोगों को पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस एडीए की जीन में गड़बड़ है, तो क्यों ना जीन ही बदल दे, और जब जीन ही बदल देंगे तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यानी यहां पर हम जीन को ही चेंज करने वाले हैं और जीन को रिप्लेस करके थेरेपी करना, यही जीन थेरेपी कहलाता है। कैसे जीन थेरेपी की जाती है इसके बारे में समझते हैं। यह मान लीजिए बच्चों पेशेंट है, पेशेंट की सबसे पहले जो भी लिम्फोसाइट वाली सेल्स होती है, इन लिम्फोसाइट को यहां से पेशेंट से आइसोलेट किया जाता है। पेशेंट से लिम्फोसाइट को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और इनको बच्चों कल्चर मीडियम पे ग्रो कराते हैं। ये कल्चर मीडियम के ऊपर इनको ग्रो कराया गया, मतलब पेशेंट की लिम्फोसाइट को लिया गया, कल्चर मीडियम पे ग्रो कराया गया। अच्छा, इनके अंदर अच्छे से बताना, इन सेल्स के अंदर एडीए की जीन नॉर्मल है या म्यूटेंट है? हां, यहां पर एडीए की जीन म्यूटेंट है। अरे नॉर्मल होती तो बाहर ही क्यों निकालते? तो इनमें जो एडीए की जीन थी म्यूटेंट थी। अब जो किया जाता है, जो अच्छी वाली एडीए की जीन है उसको ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ एडीए किस फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, सीडीएनए की फॉर्म में इनटू लिम्फोसाइट, मतलब लिम्फोसाइट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डिसआर्म्ड रिट्रोवायरल वेक्टर। यहां पर हम वेक्टर का यूज करने वाले, और वो भी कौन सा, रिट्रोवायरस। क्यों? यस, एनिमल में जीन पहुंचाना है तो हम रिट्रोवायरस का यूज करेंगे, टीआई प्लाज्मिड नहीं। टीआई प्लाज्मिड तो प्लांट के लिए होता है, एनिमल में जीन पहुंचाना है तो हम रिट्रोवायरस का यूज करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा, टी लिम्फोसाइट में जीन पहुंचाने के लिए टीआई प्लाज्मिड बेस्ट है? नहीं, टीआई प्लाज्मिड तो प्लांट के लिए बेस्ट था, हम एनिमल में पहुंचा रहे हैं तो हम रिट्रोवायरस का यूज करेंगे। क्लियर? रिट्रोवायरस लेकिन कैसा होना चाहिए, डिसआर्म्ड, मतलब हार्मफुल पार्ट को उसको कट कर देंगे। अच्छा, इसको उठा के यहां ट्रांसफर करेंगे। एक बात मुझे बताओ, जब हम जीन ट्रांसफर करते हैं क्या सारी सेल में जीन चली जाती है? मैंने आपको समझाया था जीन पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम होता है, जरूरी नहीं कि हर सेल में जीन जाएगी ही जाएगी। तो इनमें से मान लीजिए इन सेल्स के अंदर जीन चली गई, बाकी में नहीं गई। जरूरी नहीं कि सब में जाएगी, कुछ में जाएगी। अच्छा, जिनमें जीन आ गई वो एक तरह की रिकॉम्बिनेंट होगी, तो उनका सिलेक्शन करेंगे। तो अगली स्टेप आती है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट है तो इनका सिलेक्शन कर देते हैं। ये बच्चों इनका सिलेक्शन कर दिया गया, इनको एलिमिनेट कर देंगे, इनको सिलेक्ट कर लेंगे। वही सिलेक्टेबल मार्कर जीन लगाते हैं और इनका सिलेक्शन कर दिया। अच्छा, इनकी नंबर कम है, अब बताओ सेल की नंबर बढ़ाना है, क्या करें? पीसीआर। अरे पीसीआर से सेल नहीं बढ़ता, पीसीआर से तो डीएनए की नंबर बढ़ाई जाती है। हमें तो सेल की नंबर बढ़ाना है, तो इसे कल्चर मीडियम पे ग्रो कराएंगे। जब इसको कल्चर मीडियम पे ग्रो कराया जाएगा तो यहां पर ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड सेल्स थी, इन जेनेटिक मॉडिफाइड सेल की नंबर को बढ़ाएंगे। अच्छा, इनके नंबर बढ़ाएंगे तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर अभी आपको सेल बहुत कम दिख रही है। अब ये सेल डिवाइड करेगी तो यहां पर ऐसे नंबर इनकी बढ़ती चली जाएगी, मतलब इन सेल्स की नंबर को यहां बढ़ा दिया गया। अच्छा, नंबर बढ़ने के बाद ये सारी की सारी जेनेटिक मॉडिफाइड सेल थी। अब इन सेल में से कुछ सेल को उठा के ऐसे पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, यानी सम सेल्स आर इंजेक्टेड इनटू पेशेंट, तो पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर दी। अच्छा, पेशेंट के अंदर अब बताना एडीए की जीन म्यूटेंट वाली आ गई या नॉर्मल? नॉर्मल है। अरे ये वाली तो अच्छी वाली एडीए की जीन है, और नॉर्मल वाली एडीए की जीन आ गई है तो इससे एडीए एंजाइम बनेगा और इम्यून सिस्टम यहां पर स्ट्रांग हो जाएगा, लिम्फोसाइट मैच्योर होने लगेगी। अरे बात समझ में? तो मुझे बताओ यहां पर क्या किया गया, पेशेंट की सेल को निकाला, अच्छी वाली जीन को डाला, रिकॉम्बिनेंट सेल को सिलेक्ट किया, नंबर बढ़ाई, पेशेंट में डाल दी। लेकिन एक खास बात, यहां पर पेशेंट में कुछ सेल को इंजेक्ट करेंगे, मतलब इतनी सारी सेल है, कुछ को ट्रांसफर करेंगे, कुछ सेल्स को सम सेल्स आर मेंटेन इन कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम में ही मेंटेन करके रखेंगे। ऐसा क्यों जरूरी है? ये जो बच्चों हमने सेल यहां पर ट्रांसफर की है, ये सेल एक टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि ये सेल इमॉर्टल है, हमेशा रहेगी, कुछ टाइम के बाद ये सेल खत्म हो जाएगी। अगर ये सेल खत्म हो गई तब तो फिर इस पे वही प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, फिर इसका इम्यून सिस्टम वीक होगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर यहां से सेल्स को उठाएंगे, फिर पेशेंट में डालेंगे। मतलब ये काम
थोड़े थोड़े टाइम में यहां पर ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। यानी जीन थेरेपी से ट्रीटमेंट तो हो जाता है, लेकिन यह भी 100% क्योरेबल नहीं है। थोड़े थोड़े टाइम में तो यहां पेशेंट के अंदर ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। क्यों ट्रांसफर करना पड़ेगा? क्योंकि यह सेल खत्म हो जाती, और यह सेल खत्म हो गई, फिर इम्यून सिस्टम डाउन होगा, तो कुछ टाइम बाद उठा के फिर ट्रांसफर करें। यानी जीन थेरेपी से सक्सेस तो मिलती है, लेकिन 100% क्योरेबल नहीं है। अब बात आती है, यह जीन थेरेपी कब 100% सही होती? हां, यह तब 100% सही होती जब इस जीन को उठा के एम्ब्रियोनिक स्टेज की सेल में ही डाल देते। मैंने एक बार आपको बताया भी था, एक बार अगर बच्चा पैदा हो जाए और फिर जीन ट्रांसफर करे, इतनी सक्सेस नहीं मिलती। सबसे बढ़िया तरीका एनिमल में जीन पहुंचाने का, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जीन डाल दो। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन डाल दोगे तो इससे बॉडी की हर सेल में जीन चली जाएगी और वो 100% क्योरेबल हो जाएगा। बात समझ में? तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जीन थेरेपी कब 100% सक्सेसफुल है? हां, जब उसको एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ट्रांसफर कर दी जाए। क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, यहां पर इस सेल को उठा के पेशेंट में डाला, यहां पर क्या कोई इम्यूनो यानी कोई एलर्जिक प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ये पेशेंट की ही सेल है। और पेशेंट की सेल उठा के पेशेंट में डाल रहे हैं, तो यहां एमएचसी फैक्टर मैच करने की जरूरत नहीं है। ये बड़े आसानी से इसको एक्सेप्ट भी कर लेगा, क्योंकि खुद की सेल होती है। हां, जीन थेरेपी का यह फायदा होता है कि यहां पर उसकी सेल ही पेशेंट में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ये 100% सक्सेसफुल तो तब मानेंगे जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ट्रांसफर कर दी जाए। क्लियर? जीन थेरेपी कैसे की जाती है ये बच्चों हमने समझा। अब आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया? हां, अब इसके जो स्पेशल पॉइंट थे उन पॉइंट को हम लिख लेते हैं। फंक्शनल एडीए सीडीएनए की फॉर्म में रिट्रोवायरस वेक्टर की हेल्प से हम पेशेंट के लिम्फोसाइट के अंदर जीन को पहुंचा देते हैं। अच्छा, दिस सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, मतलब ये एक टाइम बाद मर जाती है। देन पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिक इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट, मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड जो लिम्फोसाइट थी उसको थोड़े थोड़े टाइम में ट्रांसफर करना पड़ता है। 100% क्यूरेबल नहीं था। अच्छा, हाउएवर इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मेरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंटर्ड इनटू सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ट्रांसफर की जाती तब तो ये परमानेंट क्योर हो जाता। तो बताओ परमानेंट क्योर कब होगा? जब इसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही ट्रांसफर कर सकते हैं। हां, हम ये कह सकते हैं जीन थेरेपी करते टाइम 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था, मतलब एडीए की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था इंजेक्शन लगाएं, बोन मेरो ट्रांसप्लांट करें, जीन थेरेपी करें। इसमें से एक बेटर ऑप्शन हम कह सकते हैं कि जीन थेरेपी है। क्लियर? तो जीन थेरेपी कैसे की जाती है ये हमने समझा। ये जो बच्चों हम कैसे समझ रहे हैं, इंसुलिन का फॉर्मेशन, जीन थेरेपी, इनसे हर साल नीट में एक नए क्वेश्चन आता ही आता है और एक साथ ही आ जाते हैं। ये 4 केस तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक तो बीटी वाला, बीटी प्लांट याद है ना, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, आरएनए इंटरफेरेंस, निमेटोड रेजिस्टेंट, इंसुलिन का केस और जीन थेरेपी का केस। ये केसेस आप बहुत अच्छे से याद रखना बेटे, हर साल इन पे से क्वेश्चन आते ही आता है, तो इनको बहुत अच्छे से आप याद रखें। एनसीईआरटी में भी एक बार इसको जरूर पढ़ें। क्लियर?